गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो असर्शन रीजन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें से कुछ छाटे हुए चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं और काफी रिसर्च करके ये परिणाम निकला है कि ये चैप्टर्स की असर्शन रीजन की प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आज हम ये देखने वाले हैं कैसे हम असर्शन रीजन को किस तरीके से डील करेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो असर्शन रीजन है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। मतलब कि अगर मैं बात करूं रियल नंबर चैप्टर की, तो रियल नंबर चैप्टर से जो आपकी जो थ्योरम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, जो नंबर वाली जो थ्योरम है उस थ्योरम से ही आपका एक क्वेश्चन बन के आता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ऊपर वाला पढ़ेंगे नीचे वाला पढ़ेंगे, दोनों पढ़ ले पहले, ठीक है। क्या करना है सर, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 16, ठीक है सर, है ना। तो इसने कहा सर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 16, कोई बात नहीं, एंड देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 3072, चलिए कोई बात नहीं। देन एलसीएम इज इक्वल्स टू 162, ठीक है सर। यहां तक पढ़ लो, कोई सॉल्व करके नहीं देखना, ठीक है। हमें पता नहीं है ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन ट्रू या फॉल्स तो होना ही है। आगे बढ़ते, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, ये हमने पढ़ा हुआ है सर, ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है सर, ये एकदम ट्रू है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये इसको एक्सप्लेन तो कर रहा है। तो पहली चीज, ऑप्शन कौन सा चला गया, ये चला गया और ये भी चला गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है ऊपर, हमने क्वेश्चंस किए, हमें पता है ये एक्सप्लेनेशन है, बस चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगा तो ऑप्शन ए होगा और फॉल्स होगा तो ऑप्शन डी होगा। चेक कर लेते हैं। हमें पता है सर 16 इंटू एलसीएम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आप बोलेंगे 3072, आप बोलोगे इसको डिवाइड कर दो, आप बोलोगे सर एलसीएम इज इक्वल्स टू 3072 डिवाइडेड बाय 16, तो आप बोलोगे सर इसको 4 से काट दो, 4 से काटा तो आप बोलोगे 4, 7 से 28, यहाँ पे बचा 2 तो आप बोलोगे होगा 7, तो हो जाएगा 4, 6 से 24, फिर आप बोलोगे यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 8 तक, ठीक है। आप बोलोगे फिर से काट दो, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 3, 3 6 हो जाएगा 9 और ये बचा 2। तो आपको दिखा सर यहाँ लिखा है 162 और ये आ रहा है 192, तो क्या होगा आंसर, क्यों, हमने चेक कर लिया ना, हमने कहा सर इसको कैंसिल कर दो, 3 7 28, 2 बचा, 27 हो गया, 3 6 24, 3 बचा, 3 32, बिल्कुल सही है। फिर करा आपने 4 से, 4 बन जाए 4, 3 बचा, 6 9, है ना, तो ये बचा कितना 36 हो गया। तो हमें पता चल रहा है सर ये 162 नहीं है, दैट्स मीन ये फॉल्स है। अब कुछ बच्चे यहां गड़बड़ कर जाएंगे कि यार 192 कैसे आ सकता है, 162 होगा, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी। नहीं, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, बस आपको चेक करना है और अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भैया ये ऑप्शन तो चल बसा, बचा क्या, ऑप्शन डी। इस तरीके से आप ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उसी चैप्टर से और सेम टाइप का, आप खुद देखो, मतलब कि इसकी बहुत सारी भरमार है भाई, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव पी एंड क्यू, एचसीएफ पी क्यू एंड एलसीएम पी क्यू इज इक्वल टू पी इनटू क्यू, ये बिल्कुल ट्रू है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट चुका है ना। अब एक्सप्लेनेशन होगा क्या, नहीं, आप देखो सर, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देयर एलसीएम इज 40, तो सर एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 150, आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 150 बाय 5, तो आप बोलोगे 5 3 जा 15 और ये 0, सर यहाँ तो 30 आ रहा है पर यहाँ पे 40 दिया है, तो सर ये तो फॉल्स हो गया। एक्सप्लेनेशन है लेकिन फिर भी फॉल्स है, ऑप्शन ए कभी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि रीजन फॉल्स है सर, एक्सप्लेनेशन सही है, ऊपर भी ट्रू है, लेकिन नीचे वाला ही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी।
जिस प्रकार से बाहुबली ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस से हासिल किया, उसी प्रकार आप भी कर सकते हो अपना खोया हुआ लक्ष्य 95% अभी भी हासिल बाहुबली क्रैश कोर्स के साथ। तो अभी एक्सप्लोर कीजिए ई सरल बाहुबली क्रैश कोर्स को और एनरोल कीजिए और धूम मचा दीजिए। चलो अगला सवाल ये है आपके पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो क्या कह रहा है पर, ये कह रहा है सर एक्स स्क्वायर, इसमें पॉलिनोमियल और साथ के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों चीज ही लग रही है एक तरीके से, ठीक है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 रियल जीरोस। जीरोस कैसे चेक करते हैं सर? इसमें नेचर ऑफ जीरोस की बात हो रही है ना, नेचर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे इक्वल है या डिस्टिंक्ट है ये नहीं बता रखा। पहली चीज तो चाहिए। फिर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। क्या कहा सर? ये बात तो सही कही, पॉलिनोमियल जो है उसके एटमोस्ट 2 जीरो होने चाहिए, ये भी ट्रू है, ठीक है। चेक कर लेते सर, क्या करें सर? इसको चेक करने का तरीका क्या है? इससे कोई रिलेशन है? इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी तक तो, लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है, कर तो लो। अब बोलोगे सर ये हो जाएगा डी इसको बी स्क्वायर, मतलब कि 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, क्या हुआ सर? ये हो जाएगा 16 माइनस 20 माइनस का 4, नेगेटिव आ रहा है सर, ये नेगेटिव। सर 2 जीरो तो अभी भी होंगे लेकिन वो इमेजिनरी होंगे, तो सर ये तो हो गया फॉल्स। क्या हो गया सर? ये फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आंसर हो जाएगा डी। बिना सोचे समझे आप आंसर डी बोल सकते हो। अगर ये फॉल्स है तो सोचना ही नहीं है नीचे वाले के लिए, तो वैसे नीचे वाला ट्रू है, लेकिन हमें इसमें परेशानी की कोई बात नहीं नजर आ रही। जब तक यहाँ पे बोथ असर्शन और रीजन फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं आता है तब तक वैसे नहीं आएगा। आपके यही ऑप्शन होते हैं, तो आप इस ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ n इफ a इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 5 देन an इज इक्वल्स टू 95। तो भाई आपसे क्या पूछा गया? द वैल्यू ऑफ n की बात कर रहा है। अच्छा इसमें वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ n। अच्छा वैल्यू ऑफ n दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी यहां पे पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्पिटिशन है। लेकिन अगर आपसे वैल्यू ऑफ n निकालने को बोली जाती, मान लीजिए यहां पर f को n की वैल्यू कुछ दे देते, लेट सपोज मैं आपको n की वैल्यू दे देता हूं, यहां पर कुछ क्या दूं आप ही बता दो यार, कुछ देना हो तो। एक काम करता हूं, आपको n की वैल्यू दे देता हूं, एक मिनट हो गया हो, मैं आपको n की वैल्यू देता हूं 13 15 6 17। हमने यहां पर आपको n की वैल्यू दे दी है, सॉरी 18, 17 की जगह 18 दे दी है। क्या दे दी है मैंने आपको? n की वैल्यू 18 दे दी है, द वैल्यू ऑफ n 18। तो इफ a इज इक्वल टू 10 d इज इक्वल टू ये और ये सब है, तो आपकी a की वैल्यू क्या 18 आ रही है? बाद में देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n इंटू d। ये तो सच है, ये तो ट्रू है, इसका तो कोई लेन देन नहीं है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करेगा। अगर आपका ऑप्शन ये वाला जो असर्शन है वो ट्रू होता है तो चेक कर लेते सर। आप बोलोगे सर a की वैल्यू 10 है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो मतलब कि रीजन ये यूज तो कर रहे हैं इसको, है ना। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 95 इज इक्वल टू 10 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। आप लोग इसको उठा के लाओ, दिखाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 18 तो निकालनी है, पर 18 रख क्यों रहे? अपन एक काम करते हैं, इसको n रखते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको बोलोगे 85 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो आप बोलोगे इसको कैंसिल कर दो, आप बोलोगे 5 1 जा 5, तो बचा 3, तो बोलोगे 5 7 जा 15, ठीक है 35। तो आप बोलोगे n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17, n की वैल्यू है 18। सर ये ट्रू आया है, ये तो ट्रू आया है, मतलब ये ट्रू भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको समझ में आया कि सर दिस इज ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन आंसर इज ए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन डाउट है तो बता दो यार, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके कुछ कोऑर्डिनेट टाइप का है। अ लाइन ड्रॉन, ओहो ट्राइंगल है भैया, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट
अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। क्या कह रहा है सर ये? अब देखो थ्योरेटिकल हो गया क्वेश्चन। हम सोचते सर मैथ्स में थ्योरी थोड़ी ना पूछी जाती है। ये देखो मैथ्स में थ्योरी भी पूछी जाती है, असर्शन रीजन में थ्योरी भी पूछी जाती है कि भाई ये है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। क्या है ये? आप बोलोगे सर यही तो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या सच है ये? कोई गलत बोल रहा है क्या? नहीं सर ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है सर? ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है मैथ्स में तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, चलो सर ये तो समझ में आया, आगे देखते हैं। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या कह रहा है सर ये? पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या बात सही है? आप कहोगे सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या पैरेलल साइड नहीं बना सकते ट्राइंगल से? क्यों नहीं बना सकते सर? ये इसके पैरेलल है ना? मैं अगर इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मैं इसको अगर ऐसे जोड़ दूं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम तीन तीन पैरेलल लाइन बना सकते हैं। ये तो झूठ बोल रहा है सर। क्या होगा ये? फॉल्स। झूठा है सर ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स है। तो आप कहोगे सर ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया सी फॉर छोटा एप्पल, है ना, सी फॉर कैट। तो ये आपको पता चला कि भाई ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी मैथ्स में आ सकता है। तो मैथ्स अब थ्योरेटिकल भी हो चुकी है धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओहो ये भी ट्राइंगल से ही है, मतलब कि ट्राइंगल चैप्टर जो है वो तो सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है। मैं कहता हूँ सीबीएसई हो या कोई और बोर्ड हो, उसके लिए ट्राइंगल जो है फेवरेट है भैया, है ना। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए, इफ टू एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड आर नॉट नेसेसरीली बी इक्वल। क्या कहना चाह रहा है सर ये? दो एंगल किसी भी एक ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है किसी तीसरे ट्राइंगल से, थर्ड एंगल आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। एंगल की तरह साइड की नहीं करता, सॉरी, है ना। अब बात समझना, किसी को क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरी नहीं समझ में आई हो तो थ्योरी समझाता हूं साहब आपको, समझना थ्योरी। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है। मैंने कहा सर ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। दो एंगल ऑफ वन ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू दी अनदर ट्राइंगल, है ना। तो तीसरा वाला जरूरी नहीं है इक्वल हो। क्या कह रहा है? जरूरी नहीं है इक्वल हो, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो हमने बोला सर इसको ऐड करो 180 होना चाहिए, तो आप लोग सर ये आएगा 80। मैंने कहा इसको ऐड करो ये 180 होना चाहिए, तो ये आएगा 80। तो सर ये तो इक्वल ही होगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो झूठ बोल रहा है ये आदमी, बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये हो गया फॉल्स। चलो यहां तक समझ में आया। द सम ऑफ द थ्री एंगल, अब यार ये तो बात वही होगी ना, अगर ये ट्रू होता तो ये रीजन सही होता, एक्सप्लेनेशन सही होता। ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है कि भाई एंगल का सम 180 होता है, हमने यही लगाया है। लेकिन भाई ऊपर वाला ट्रू नहीं है, तो आंसर ए नहीं करना है। कई बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, ये नॉट नहीं पढ़ेंगे हम, आर नेसेसरली इक्वल पढ़ के बोलेंगे अरे हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर बोलोगे ये भी सही कह रहा है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, और आप मार्क कर दोगे क्या? आप मार्क कर दोगे ए फॉर एप्पल। लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं है आंसर, पहला वाला गलत है, तो होगा डी फॉर 2 एप्पल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी फॉर 2 एप्पल, ठीक है। 2 एप्पल हो गए ना, तो आंसर गलत हो जाता वरना अपना। क्लियर? चलिए अगला वाला देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से, अब हमने क्लास में पढ़ाया था वही ट्रिग्नोमेट्री में असर्शन रीजन बनकर आ सकता है। हमने बताया था कि साइन ए जो होता है वो साइन इंटू ए नहीं होता है, पर ये क्या कह रहा है? साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एन ए। ऐसा होता है क्या? साइन 45, तो क्या साइन इंटू 45 होता है क्या? ये मल्टीप्लीकेशन साइन होता है क्या बीच में? नो सर, नो, फॉल्स है सर, ये फॉल्स है, झूठ बोल रहा है ये, ऐसा नहीं होता है। बात ही खत्म हो गई, आंसर आ गया डी। सोचना भी है क्या इसमें? अब देख लो, ये एज इट इज लैंग्वेज शेप दी यहां पर, है ना। चलो एक बार इसका रीजन पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। अब अगर मान लो ये ट्रू होता, ये वाला क्या करते फिर? आप फॉल्स कर देते क्या? सोचो, साइन थीटा बढ़ता है क्या अगर थीटा बढ़ता है? तो आप बोलोगे सर साइन 0 पर वैल्यू होती है 0 और साइन 90 पर
साइन 90 पर वैल्यू होती है 1। तो ये तो बढ़ रही है ना, एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ता जा रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये ट्रू है सर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो ऊपर वाला भी ट्रू है नीचे वाला फॉल्स मत कर देना। लेकिन cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको समझ में आया, आंसर हो गया डी फॉर 2 एप्पल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है सर्कल से, ओहो सर्कल से है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इफ इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। चलो डायग्राम बनाते हैं। पूरी थ्योरेटिकल एकदम मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराना चाह रहा है आपसे, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का तो रेडियस है और ये 5 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है ना। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट है, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा कह रहा है ये। तो आप क्या कहोगे सर, ये 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नजर आ रहे हैं क्या आपको? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यस सर, 3 3 9, 4 4 16, 9 प्लस 4 9 प्लस 16 कितना 25 इक्वल टू 25। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये बात तो सही है कि सर ये ट्रू है, ये ट्रू है ना। लेकिन ये कैसे निकाला आपने? सर क्या ये ऐसे निकाला हमने? बिल्कुल सर, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है ना। किया कि नहीं किया? हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। लेकिन एक गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है सर? यहां पर यूज तो किया है, हमने किया है, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है। यहां पर कहां बताया है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये कहां दिया है? कैसे बताया आपने? आपने एक्सप्लेनेशन करते समय इसको 90 बताया, पर एक्सप्लेनेशन जो रीजन है उसमें कहीं नहीं दिया, उसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम दिया। दिस इज नॉट द एक्चुअल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हालांकि ये ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर ए होने की जगह आंसर बी करना पड़ेगा। आंसर ए ना करके आप इसमें आंसर बी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहां पर ये नहीं दिया है। आपने ये 90 क्यों बताया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, लेकिन आपने 90 बताया क्यों? क्योंकि आपको पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, और यहां पर ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आधे लोगों को नहीं पता है ये कि सर हमने पढ़ा था, हम तो भूल गए हैं, है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा क्या ये सारे एंगल इक्वल होते हैं क्या? क्या सारे एंगल इक्वल होते हैं क्या? बताओ, क्या सारे एंगल इक्वल होते हैं क्या? होते तो हैं सर, होते तो हैं सर, ये तो बात सही है, हमने पढ़ा हुआ है। हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये डायमीटर है तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये भी पढ़ा है। तो होते हैं, होते तो हैं, ये तो कंफर्म है कि होते तो हैं, ये तो ट्रू है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th का है, ये 10th का भी नहीं है, ये क्लास 9th की उस पर आया है, देख लो। अब आप 9th का अगर वीक है तो बंटा धार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रेटल अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। कुछ पढ़ा था क्या ऐसा अपन ने? 9th में पढ़ा होगा ना सर हमने ऐसा, कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए। पढ़ा था क्या हमने? एंगल ए बी सी और डी, तो एंगल ए प्लस बी 180 होना चाहिए। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? हाँ सर पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना याद। तो आप बोलोगे सर ये भी ट्रू है, पर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन आया क्या? अभी तक लगा कनेक्शन, यार ये तो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो कैसे मान ले सर हम इसको? नहीं मान सकते। तो हमको एक बात समझ में आई है कि दोनों ट्रू है। कहा है सर? दोनों ट्रू है, पर दोनों ट्रू होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है सर कि दोनों का एक्सप्लेनेशन कहीं तक रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बड़ा एप्पल। ठीक है, तो ये आपके असर्शन रीजन जो मैक्सिमम चांसेस थे आने वाले, जिस चैप्टर से आने के, कुछ एक आध चैप्टर के और बाकी है, वो मैं कराता रहूंगा आपको, है ना। लेकिन इनको आपको दोबारा से एक बार खुद से कर लेना है। ठीक है, बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ही भला है, मेरा तो कोई भला नहीं।
ठीक है, तो भाई इनको कृपया करके इनको खुद से जरूर कर लें एक बार, ठीक है।